खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में आयुष्मान जी। ये है खर्चा पानी। कैसे हैं आयुष्मान जी? आज जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। हाँ, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ सिद्धांत। और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे जीएसटी काउंसिल से जुड़ी खबरें, तैयारियां, राज्यों की प्रतिक्रियाएं, उसको लेकर काफ़ी काफ़ी जानकारियां छनकर बाहर आ रही हैं। और मुझे लगता है कि कोविड की पूरे घटनाक्रम के पैरेलल, उसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में ये बेहद महत्वपूर्ण, बेहद संवेदनशील बैठक होने वाली है। और खासतौर से उस परिस्थिति में जबकि हमने कोविड के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच रिश्तों में काफी खिंचाव और काफी तनाव देखा है पिछले एक साल के दौरान। तो अब जैसे 28 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, तो उस मीटिंग के पहले बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी चीजें आती रहेंगी हम लोगों के सामने। कई सारी सोर्स खबरें होती हैं, कई स्पेकुलेटिव खबरें होती हैं। अक्सर बिजनेस में ऐसा होता है कि वेरीफाइड सोर्सेस से जो खबरें आती हैं, आप उनको एक हद तक मान सकते हैं कि वो चीजें फलीभूत होती हुई दिखेंगी आपको। जब काउंसिल की मीटिंग होगी, तो काउंसिल की मीटिंग पर जो अपडेट्स आएंगे तो उस पर हम लोग करेंगे ही। तो पहली खबर जीएसटी कंपनसेशन को लेकर है। जीएसटी कंपनसेशन और राज्यों की जो मांग होगी उसको लेकर है। दूसरी खबर सेस का जो गैप है, कंपनसेशन और कंपनसेशन का जो गैप है, उस पर बातचीत है। और चलते चलते हम लोग वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर, जो एक वैश्विक ठेका निकला है वैक्सीन का, उस पर बातचीत करेंगे। तो अंशुमान जी, पहली खबर कंपनसेशन के, राज्यों के कंपनसेशन पे। तो जो 28 मई को मीटिंग होने वाली है, उसमें ऐसी खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड की कि राज्य दो किस्म की मांग उठा सकते हैं। पहला कि कोविड रिलेटेड सप्लाईज पे जीएसटी काटा जाए, जीएसटी की रेट्स कम की जाए। और दूसरा कि राज्य चाहेंगे कि जीएसटी कंपनसेशन, उसको, उसकी जो समय सीमा है उसको 5 साल तक बढ़ा दिया। क्या निर्मला सीतारमण, जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन, वित्त मंत्री, इस बात पर एग्री करेंगी अंशुमान? सिद्धांत, हमने जीएसटी काउंसिल के प्रिकर्सर पर या कर्टन रेजर पर एक चर्चा इससे पहले की थी, जिस दिन वित्त मंत्रालय की तरफ से इस तारीख की घोषणा हुई थी जिस तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। और अक्टूबर के बाद होने वाली बैठक है। पिछली बैठक काफी हंगामी और काफी तूफानी रही थी और हमने केंद्र और राज्य के बीच सीधी लड़ाई देखी थी। मुझे लगता है कि कोविड की सप्लाई पर जीएसटी काटा जाएगा या नहीं, ये उतनी बड़ी खबर या उतना बड़ा एजेंडा नहीं होने वाला है। ज्यादा बड़ा एजेंडा वही होने वाला है जो हमने अक्टूबर में देखा था। यानी अक्टूबर में जो पाले खींचे थे, जो दरारें थी, वो उभर कर इस बार और सामने आएंगी। और सबसे बड़ा और सबसे गंभीर मुद्दा इस बैठक में ये होने वाला है कि क्या राज्य सरकारों को जो जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई थी, जो जून 2022 में खत्म होने वाली है, यानी अगले साल 2022 में खत्म होने वाली, यानी अगले साल का आपके बजट में उस खात्मे की व्यवस्था कर लेनी होगी, क्योंकि बजट फरवरी में आ जाएगा और वो गारंटी या वो बीमा या वो जो पॉलिसी या वो जो एश्योरेंस है, कानूनी एश्योरेंस है, वो जून में खत्म हो जाएगा। यानी बजट से पहले केंद्र सरकार को और जीएसटी काउंसिल को ये फैसला कर लेना होगा कि क्या ये गारंटी, ये नुकसान की गारंटी जो दी गई थी, वो गारंटी 5 साल बढ़ाई जाएगी कि नहीं बढ़ाई जाएगी। बेहद विकट और अजीबोगरीब परिस्थिति है। केंद्र और राज्य सरकारों के रेवेन्यू बुरी तरह टूटे हुए हैं। हमने भी देखा कि रिजर्व बैंक से रिजर्व बैंक को एक्स्ट्रा डिविडेंड देना पड़ा। राज्य सरकारों को तो कोई डिविडेंड भी नहीं देता है। तो राज्य सरकारें इस बेहद गंभीर परिस्थिति में, जबकि मंदी गहरी है और लंबी समय तक चलने वाली है, इस बात पर सामूहिक रूप से दबाव बनाएंगे कि जो गारंटी है उसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। और ऐसा करना केंद्र सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल और असंभव होने वाला है, खासतौर से उस परिस्थिति में जब पिछले 2 साल से, पिछले करीब करीब 1.5 साल से केंद्र सरकार राज्यों को पूरे नुकसान का भुगतान भी नहीं कर पा रही है। और हम कहां खड़े थे कि जिस व्यवस्था को लागू करते समय ये किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये सोचा तो ये गया था कि जीएसटी आएगा, देश में एकदम क्रांति हो जाएगी, हर आदमी ईमानदारी से टैक्स पे करेगा, कीमतें कम हो जाएंगी, इकोनॉमी में 2% की ग्रोथ आएगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाएगा, राज्यों के और केंद्र के खजाने भर जाएंगे। मोटी मोटी बातें उस अर्धरात्रि मध्य रात्रि में जिसमें इसकी घोषणा हुई थी कि देश में कि मतलब ट्रस्ट विद द डेस्टिनी है, यही सपना या यही
यही नैरेटिव उस दिन बिल्ड किया गया था। तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि जीएसटी आने के 6 महीने बाद ही केंद्र सरकार को ये समझ में आ जाएगा कि अपना रेवेन्यू तो छोड़ दो, राज्यों को जो गारंटी दी गई उसको भरने का भी पैसा नहीं होगा, और उसके बाद जीएसटी पे कंपेंसेशन सेस लगा दिया गया था। अब जहां ये बड़ा एजेंडा हमारे सामने जीएसटी काउंसिल में होगा, ओनस केंद्र सरकार के पास है। उसे ये तय करना होगा कि अगर उसे आगे बढ़ाती है तो गारंटी, तो उतने पैसे का इंतजाम बजट में उसे करना पड़ेगा। कंपेंसेशन सेस को 2 साल तक बढ़ाया जा चुका है। ये एक सूत्र मिलता है कि हो सकता है अगर 5 साल नहीं तो कम से कम 2 साल के लिए शायद ये व्यवस्था बढ़ा दी जाए, यानी इस शर्त के साथ कि भारतीय अर्थव्यवस्था जब विकास की परिस्थिति में आ जाएगी तब शायद इस कंपेंसेशन की व्यवस्था को, इस नुकसान की भरपाई की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। या अगर केंद्र सरकार अपनी चीजों पर जटिलताओं को समझकर अपने फैसले पर अड़ी रही तो शायद ये ना भी बढ़े, क्योंकि पिछले साल हमने जीएसटी को लेकर पहले केंद्र की जिद देखी, फिर विवाद देखा, फिर अदालतों तक राज्यों का जाना देखा, और फिर उसके बाद केंद्र का उन शर्तों पर राजी होना देखा जो राज्यों ने उनके सामने रखी थी। ये पूरा पिछला साल जीएसटी के कोविड की साइडलाइंस में ये झगड़ा चलता रहा था। तो अब ये इस फैसले के जो इम्प्लीकेशन है वो निश्चित रूप से काफी बड़े होने वाले हैं। अगर ये 2 साल के लिए भी बढ़ाया जाता है तो यानी कि ये जो सेस लगा है हमारे सर के ऊपर, टैक्स पर टैक्स लगा है, वो आगे जारी रहेगा। केंद्र सरकार सेस को बढ़ा भी सकती है क्योंकि नुकसान काफी ज्यादा है। अब अगली खबर में हम इस पर चर्चा करेंगे कि इस कंपेंसेशन सेस का जो पूरा का पूरा किटी है उसी में कमी है कि उतना पैसा ही नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भारत में टैक्सेस का बोझ इस मंदी, महंगाई और बीमारी में कम होने के बजाय बढ़ भी सकता है। मतलब ये तो साफ है कि जो एक तरफ केंद्र दूसरी तैयारी करके बैठा है, तो निर्मला सीतारमण शर्तों पर एग्री करेंगी नहीं, न जीएसटी काटेंगी और न समय सीमा बढ़ाने का विकल्प देंगी। हाँ, और राज्य सरकारें इसमें एक और चीज मांगेंगी। राज्य सरकारें कोविड की दूसरी वेव का जो असर उनके ऊपर हो रहा है, जो लगभग 1 महीना औसतन हम देख रहे हैं लॉकडाउन होते हुए, तो केंद्र सरकार से राज्य सरकारें और ज्यादा राहत की और ज्यादा नुकसान की भरपाई की मांग करेंगी, क्योंकि उनको बैक टू बैक ये दूसरा साल है जिसकी कम से कम पहली तिमाही और दूसरी तिमाही का भी एक हिस्सा कारोबार की सामान्य बंदी में और खपत में गिरावट में जाएगा। तो राज्य सरकारें केवल यही नहीं मांग सकती हैं, जितना मेरे सूत्र बता रहे हैं, वो सिर्फ यही नहीं मांगेंगी कि ये जो गारंटी है, जो बीमा है और जो नुकसान की भरपाई की गारंटी 5 साल बढ़ाई जाए, बल्कि राज्यों को ज्यादा पैसा मिले ताकि वो ज्यादा नुकसान की भरपाई, जो उनको नुकसान की भरपाई हुआ है, क्योंकि एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जिसमें मंदी आई है, तो उसमें उन्हें और ज्यादा राहत मिल सके, इसकी भी मांग की जाएगी। क्योंकि उनके पास अपने तर्क भी हैं, क्योंकि सेंटर ने सारा कुछ राज्यों के ऊपर डाल दिया है, लॉकडाउन से लेकर सब कुछ, तो वो अपने तर्कों के साथ आएंगे। इसी के साथ अंशुमान ये दूसरी खबर भी रखते हैं। जीएसटी का और सेस और कंपनसेशन का जो गैप, वो गैप थोड़ा बड़ा हो चुका है। सेस का कलेक्शन बड़ा कम था और जो कंपनसेशन है वो जाहिर सी बात है बढ़ गया है। तो 5 साल की मियाद पूरी होगी नहीं होगी, सरकार जो है 2 ट्रिलियन रुपयों का, 2 से 3 ट्रिलियन रुपयों का बोझ राज्यों के ऊपर दे सकती है। हाँ, क्योंकि ये दूसरी खबर है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो ये है कि जो जीएसटी का जिस नुकसान की हम बात कर रहे हैं, तो उस नुकसान की भरपाई अभी तक तो चल रही है, क्योंकि अभी ये स्कीम जून 2022 तक तकनीकी तौर पर लागू रहेगी। उसमें करीब जो सेस लगाया गया था, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में गिरावट आई, जीएसटी का रेवेन्यू गिरा, तो सेस का कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गया, जितना सरकार ने एस्टिमेट किया था। और वही वो सेस है जिस पूल से या जिस किटी से पैसा निकालकर अलग अलग राज्यों को जीएसटी से जितना नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाती है। अब ये गिरावट एक्यूमुलेट होके या इकट्ठी होकर इस स्थिति में पहुंच गई है कि जीएसटी कंपेंसेशन सेस में करीब 2 से 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की अगले वित्त वर्ष तक देनदारी खड़ी हो जाएगी। अब इसकी भरपाई कहां से होगी? क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार अलग से टैक्स लगाएगी, सेस की दर बढ़ाकर इसकी वसूली करेगी, या इसकी भरपाई के लिए वो राज्यों को और ज्यादा कर्ज लेने की छूट देगी, जैसा हमने पिछले साल देखा था जब राज्यों के लिए स्पेशल विंडो खोली गई थी कर्ज लेने के लिए। तो ये दूसरा पहलू है। अब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं। एजेंडा नंबर 1
गारंटी को बढ़ाया जाना और एजेंडा नंबर 2 दोनों को जो सेस में नुकसान है या जो सेस की कमी है उसकी भरपाई के लिए व्यवस्था की जानी। वित्त मंत्रालय के पास अभी कोई स्पष्ट रूप से जवाब नहीं है। अधिकारी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वो जीएसटी के कलेक्शन को करीब से देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझने की कि कंपनसेशन सेस का जो कलेक्शन गिरा है उसे कैसे संभाला जा सके और उसे कैसे ठीक किया जा सके। 28 तारीख की बैठक में हमें उम्मीद है कि शायद केंद्र सरकार यह हिसाब किताब स्पष्ट रूप से सामने रखेगी कि जीएसटी से कितना पैसा आया, सेस से कितना पैसा कलेक्ट हुआ और राज्यों की देनदारी कितनी है। ये 28 तारीख की बैठक में शायद हमें कुछ इसके बारे में पता चलेगा। और चलते चलते अंशुमान जी, वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर, बहुत सारे राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाला कि साहब वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे। जाहिर सी बात है, जिन राज्यों ने नहीं कहा, जिन राज्यों ने खुलकर नहीं कहा, जो बीजेपी शासित राज्य थे उन्होंने खुलकर नहीं कहा, लेकिन उनके यहाँ भी वैक्सीन की किल्लत थी। जो बीजेपी शासित नहीं थे उन्होंने खुलकर कहा कि वैक्सीन की किल्लत है, इसलिए हम ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं और ग्लोबली वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे। बहुत सारे राज्य इस लिस्ट में आ गए। अब जो वैक्सीन के इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने कह दिया कि साहब आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार के ही थ्रू देंगे। क्या है ये सिस्टम? क्या राज्य अब इस स्थिति में है कि वो ग्लोबली भी प्रोक्योर नहीं कर सकते? आधा वैक्सीन जो देश में बन रहा है वो केंद्र सरकार खरीद ले रही है, जो आधे में से उनको अपना बांटना है उस पर भी केंद्र सरकार कोटा तय करती है हर बार कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन दी जाएगी, किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी, किस प्राइवेट अस्पताल को कितनी मिलेगी। ये ग्लोबल टेंडर तो फेल होता दिख रहा है और राज्य क्या करेंगे वंशवान जी? ये पूरी व्यवस्था, जैसे मैंने कहा कि वैक्सीन का पूरा ढांचा शुरुआत से ही लड़खड़ा गया है और वो लड़खड़ाहट बढ़ती चली जा रही है। हम पहले देखेंगे ग्लोबल टेंडर्स की स्थिति क्या है। ये तो पहले से स्पष्ट था कि जब तक केंद्र सरकार मॉडर्ना, फाइजर या जॉनसन को मंजूरी नहीं देगी, उन्हें अप्रूवल्स नहीं मिलेंगे, उन्हें जिस तरीके की गारंटीज चाहिए वैसी गारंटीज केंद्र सरकार से नहीं मिलेंगी, तब तक वो शायद सप्लाई के लिए नहीं जाएंगी। हमें नहीं पता कि केंद्र सरकार ने राज्यों को ग्लोबल टेंडर निकालने की इजाजत देने से पहले इस संदर्भ में कोई तैयारी भी की थी कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां सीधे राज्यों को बेच सकेंगी कि नहीं बेच सकेंगी या इनका सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होगा, ये पता नहीं था। लेकिन ग्लोबल टेंडर्स का अपडेट हमारे सामने है सिद्धांत, और वो हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन सा राज्य कहां खड़ा हुआ है अपने अपने ग्लोबल टेंडर्स को लेकर, जबकि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार घटती चली जा रही। मौसतन 14 लाख 15 लाख पर डे के वैक्सीनेशन पर आकर खड़े हो गए हैं। 20 लाख 25 लाख की मंजिल छूना भी मुश्किल है। और अगर आप मार्च के आंकड़े से देखें तो हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। कई राज्यों में तो बहुत कम हो चुका है, कई बड़े राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी कम हो चुकी। महाराष्ट्र ने 5 करोड़ डोज का टेंडर जारी किया था। 26 मई को वो लास्ट डेट थी उस टेंडर के सबमिशन की, कि महाराष्ट्र के का जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके हेड ने ये कहा कि उन्होंने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन से बात करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र को करीब 12 करोड़ वैक्सीन के डोजेस चाहिए 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लिए। अभी उन्होंने इन सप्लायर से, ये मतलब ये सप्लायर उन 2 कंपनियों से अलग हैं, उन 3 कंपनियों से अलग हैं जो भारत में वैक्सीन सप्लाई कर रही हैं, सीरम, भारत बायोटेक और डॉक्टर रेड्डीज की स्पुतनिक। इनसे उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ये भारत के सबसे बड़े राज्य जिसे सबसे तेजी से वैक्सीनेशन की जरूरत है उसकी स्थिति है। उत्तर प्रदेश की मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने 7 मई को 4 करोड़ डोजेस का टेंडर फ्लोट किया था। ये भी कहा, उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़कर यह भी सुविधा दी थी कि मैन्युफैक्चरर जो वैक्सीन है वो -20 डिग्री सेल्सियस के नीचे के स्तर पर भी अगर वो स्टोर करना चाहेंगे तो उसकी शर्तों में भी छूट दी जाएगी। यह भी कहा गया था कि सिक्योरिटी अमाउंट जो 16 करोड़ से घटाकर 8 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की सुविधा भी दी जाएगी। अभी स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिड ओपनिंग की, अब टेक्निकल बिड ओपनिंग की आखिरी तारीख 31 मई कर दी है बढ़ाकर, तो अभी इसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तमिलनाडु का डेटा हमारे पास है। तमिलनाडु ने 3.5 करोड़ वैक्सीन डोजेस के लिए टेंडर फ्लोट किया था 15 मई को। 5 जून को इसकी लास्ट डेट है, तब हमें पता चलेगा कि क्या स्थिति है। केरल ने 22 मई को 3 करोड़ डोजेस का टेंडर फ्लोट किया था। 25 मई को प्री बिड मीटिंग होने की संभावना है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं है। कर्नाटका ने 24 मई तक बिड आने थे, 50 लाख डोज चाहिए। आज शाम रात तक
कल सुबह तक हमारे पास इसकी जानकारी आ पाएगी। पश्चिम बंगाल ने अभी तय नहीं किया है कि उसे फ्लोट करेंगे, लेकिन वो तैयारी में है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पिंपरी चिंचवड़ कॉर्पोरेशन ने ज्वाइंटली टेंडर फ्लोट करने के लिए कहा है, और गोवा भी इसकी तैयारी में है। ये ओवरऑल ग्लोबल टेंडर्स का अपडेट है भारत में वैक्सीन को लेकर। लेकिन ये सारे टेंडर एक ही जगह आकर सिद्धांत खड़े हो जाते हैं कि ये कंपनियां इन्हें सीधे बेचेंगी या इसके लिए केंद्र सरकार कोई पॉलिसी तय करेगी। अभी तक केंद्र सरकार ने ग्लोबल टेंडर्स को लेकर अपनी तरफ से आधिकारिक रूप से कोई स्थिति साफ नहीं की है। मेरी निगाह में ऐसी कोई घोषणा नहीं आई है जिसमें कि स्पष्ट हो सके कि अब जो ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए गए हैं उनमें किस पॉलिसी के तहत वैक्सीन खरीदी जाएगी, कंपनियां राज्यों को कैसे सीधे सप्लाई करेंगी। लेकिन हाँ, अगर आप माने कि कोशिश दिखाने के तौर पर राज्य सरकारें टेंडर फ्लोट करने में आगे की तरफ आ रही हैं। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन की स्पीड देखें खासतौर से 18 से 44 वाले वर्ग में देखें तो वो स्पीड काफी तेजी से गिरी है। और अगर हम तीसरी वेव की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि अगर जून या जुलाई तक भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं बढ़ी तो फिर तीसरी वेव के प्रभावी होने का और घातक होने का खतरा और ज्यादा बढ़ा है। जी, तो ये था हमारा आज का, मैं अर्थात बोलने जा रहा था, ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा, हमसे भी सवाल पूछिएगा, सुझाव दीजिएगा, हम सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।